नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आर एस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का पेपर लेकर आए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। ये प्रश्न पुस्तिका ए सीरीज की पेपर है। हम इसमें प्रश्नों की जो चर्चा कर लेंगे, ताकि हमारा जो 2021 का जो पेपर है, जो हमारे 2022 के पेपर जो होने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगी। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो टॉमस रो, फाइयान, हेनसांग, इनको हमें क्रम में लगाना है। कौन किस समय भारत आए थे, तो हमें इनको क्रम में लगाना है। तो दोस्तों, टॉमस रो जो है 1616 में भारत आया था। टॉमस रो 1616 में भारत आया था। फाइयान जो है ये 402 में भारत आया था। और हेनसांग जो है ये 629 में भारत आया। तो हमारा ये क्रम हो गया। अब हमें उसको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले फाइयान 402 में आया, हेनसांग 629 में आया, टॉमस रो 616 में भारत आया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अब उसको देख लेते हैं हम विकल्प के अनुसार। तो हमको क्रम लगाना है 2 3 1। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो टॉमस रो है ये 1616 में भारत आया था। उस समय बादशाह जहांगीर का शासनकाल था। ब्रिटेन के जो राजा हैं, उसके ब्रिटेन के जो सम्राट हैं, उसका दूत बनकर यह भारत आया था। भारत में आके इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। फाइयान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाइयान 402 में भारत आया था। फाइयान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश के जो समाज है एवं तत्कालीन जो संस्कृति है उसका वर्णन किया है। हेनसांग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था 629 में। चीन से इसने भारत के लिए प्रस्थान किया था। भारत में 15 वर्षों तक रहा। 645 में यह चीन लौटा। यह भारतीय राज्य कपसा पहुंचा। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया। इसके पश्चात ये हर्ष के वर्धन के जो समय का जो समय में आया था, ये तत्कालीन जो हर्ष के जो समाज था उसके समाज, धर्म एवं राजनीति का वर्णन इसने किया। हेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। तो इस प्रकार हमारा ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अब हम यहाँ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जो कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, अंग्रेजों का नवाब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों के बीच में ये प्लासी का युद्ध 1757 में किया गया। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया, जिसके कारण इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी, ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध, बिल्कुल सही राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप लोग पढ़ें। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बारन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी था, जिसने सर्वप्रथम 1848 में सतारा को सबसे पहले हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो धनवंतरी थे एक प्रमुख चिकित्सक के उस समय के प्रमुख चिकित्सक थे। उन्हीं के शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर आदि अन्य जो महत्वपूर्ण जो लोग थे, अन्य जो इनकी सब दरबारी थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये सब चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई है। यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो देख लेते हैं, छठवां क्वेश्चन। छठवें क्वेश्चन में दिया गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
तो साइमन कमीशन के बारे में दोस्तों हम आपको कुछ बता देते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, सर्वप्रथम ये बम्बई में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई, लाहौर, कराची या लखनऊ अधिवेशन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन है, जो कि पूर्ण स्वराज्य की मांग है वो 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं हम लोग। निम्न का मिलान करना है दोस्तों। तो इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला। तो हमको सबसे पहले हमको जो बन रहा हो उसको मिलाते हैं हम। दोस्तों गदर पार्टी जो है ये लाला हरदयाल द्वारा बनाई गई थी, ये लाला हरदयाल से मिल गई। 1913 में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। मित्र मेला ये बी डी सावरकर द्वारा हो गया। होम रूल लीग 1916 एनी बेसेंट द्वारा हो गया। अब बचा इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस। तो हमको यहाँ क्रम लगाना है। बी का हो गया फर्स्ट और सी का हो गया थ्री, बी का हो गया फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध मोहम्मद जिन्ना द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी अभिनव भारत ग्रुप, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल द्वारा। अनुशीलन समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो अनुशीलन समिति है वो पीएम मित्रा द्वारा बनाई गई थी। बंगाल में पी मित्रा द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था या नारा बोल दें खून का बदला खून, इसका नारा था। 1904 में अभिनव भारत बी डी सावरकर द्वारा बनाया गया था। बी डी सावरकर की जो संस्था थी अभिनव भारत, इसके एक सदस्य थे बी एन बापट, जिसे बम बनाने की कला के लिए पेरिस भेजा गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर जो बांध है वो ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर बना हुआ है। श्रीशैलम एवं नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। इसके बाद जो हमारे और क्वेश्चन है हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों को हम देख लेते हैं। गोदावरी नदी पर एनीकट बांध जो है दोस्तों वो गोदावरी नदी पर एनीकट बांध बनाया गया है। गंगा नदी पर भागीरथ बांध बनाया गया है, या फरक्का बांध भी है वो गंगा नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी पर जो है मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस प्रकार से इसके चारों ऑप्शन की हमने चर्चा कर ली, और इस जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट जो आंसर है वो है नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 1951, 1953, 1955 और 1958। तो दोस्तों 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो दोस्तों भरतपुर में ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया था। भरतपुर में ये इसका जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है ये भरतपुर राजस्थान में दिया गया है। राजस्थान के जो अन्य जो कुछ पक्षी विहार हैं या कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। राजस्थान में सरिस्का, रणथंभौर और मुकंदरा हिल्स, केवलादेव ये जो प्रमुख हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केवलादेव घाना पक्षी विहार।
भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो इसका जो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, ऑप्शन दिए गए हैं दल्ली राजहरा, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी जो दिया गया है उमरिया दिया गया है, और ऑप्शन जो डी दिया गया है राजनांदगांव दिया गया है। तो दोस्तों भिलाई, हमको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब उद्योगों को बढ़ावा मिला तो उसके तहत जो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। सोवियत संघ रूस के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र लगाया गया था। तो दोस्तों इसका जो लौह अयस्क का स्रोत है वो है ऑप्शन ए दिल्ली राजहरा। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को विशेष जब महत्व दिया गया तो इसके तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये 3 संयंत्र लगाए गए थे। दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था पश्चिम बंगाल में, राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से उड़ीसा राज्य में लगाया गया था, और भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर में। अब मैं इसमें जो दिया गया है उसमें हमको क्या दिया गया है, दिए गए दर्रों एवं उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है। यहाँ पे हमें सही दर्रे बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पहला दिया गया है जोजला एवं बुर्जिल दर्रा। जोजला दर्रा एवं बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है, बिल्कुल सही है। बारा लापचला और सिपकीला ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं है ये दर्रा, ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन जो है इसका गलत दिया हुआ है। तीसरा देख लेते हैं थागाला, नीति और लिपुलेख। दोस्तों ये सी ऑप्शन भी इसका गलत दिया गया है, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये माना, नीति, लिपुलेख ये दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। चौथा दर्रा देख लेते हैं नाथुला और जलेपला, ये बिल्कुल सही है सिक्किम में। तो इसके दोस्तों हमें जो गलत बताने हैं वो देखना है। तो ये दूसरा और तीसरा ये दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सही नहीं दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो गया 2 और 3। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है देखते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो दोस्तों इसका जो विकल्प दिए गए उनको पढ़ लेते हैं। ब्याज दर, बी नंबर में दिया गया है शेयरों की कीमत, सी नई पूंजी पर अनुमानित वृद्धि, डी व्यक्तिगत कर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एक और संस्था है इसी की तरह केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1931 में पीसी महालनोबिस द्वारा की गई थी। अब हम और ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 पर की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यंग मिल्टन आयोग समिति 1934 के द्वारा अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों 17 नंबर का राइट आंसर डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए तृतीयक, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए तृतीयक, ऑप्शन बी प्राथमिक, ऑप्शन सी द्वितीयक, और ऑप्शन जो डी है वो है कृषि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र जो है एक तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग हो गए, और उद्योग के अलावा जो विनिर्माण होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र हो गया, और सेवा क्षेत्र हो गया, संचार हो गया, यातायात हो गया, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और चतुर्थ क्षेत्र जो होता है उसमें अंतर्गत शिक्षा आती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है।
तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बी है जो राइट आंसर है। और इस पे जो ऑप्शन दिए गए हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो बलवंत मेहता, तो बलवंत राय जो मेहता है 1957 में इनकी जो समिति आई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव 1957 में दिया। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक हैं। 1966-67 में इन्होंने हरित क्रांति चलाई थी। ये भारत के हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं हम वो पढ़ लें पहले। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव। 1991 के समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शासनकाल में आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाई गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में लाई गई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बाकी जो 3 हैं वो राज्य सूची में सम्मिलित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता ये राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण, ऑप्शन डी लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन ए, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं इसके जो और अन्य विकल्प दिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीयों को और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। दोस्तों अब हम इसके और विकल्पों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद जो 38 है वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, वह अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अनुच्छेद 44 देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दी गई है। और अनुच्छेद जो 46 दिया गया है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 46 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है वो बलवंत राय मेहता द्वारा 1957 में रखा गया था। बलवंत राय मेहता की समिति जो है 1957 में गठित की गई। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। ये इसका जो है 25 का ए राइट आंसर है। अब हम और जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है?
तो दोस्तों बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जब स्विच बंद होता है तब बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों हमको पता है प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? दोस्तों कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी दमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्कटजनक रसायन से कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं अंतःस्पर्म, अधिचर्म, चर्म या विशिष्ट चर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिचर्म या एपिडर्मिस। इसको त्वचा की ऊपरी सतह कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 30 क्वेश्चन की सीरीज। आपको दोस्तों कैसी लगी आप हमें अपने कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी लोग इसको पढ़ें, अच्छी तरह से रिवीजन करके पेपर देने जाएं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहा, आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।